देह शिवावर मोय है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। न टरों अरस्यों जब जाए लड़ों, निश्चय कर अपनी जीत करूं। रशियन इन्फ्लुएंस ब्रिटिश इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ आया, उनको वो भारी नुकसान पहुंचा सकता। सारागढ़ी फोर्ट जो है, इसको एक कम्युनिकेशन सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया। चारों तरफ घिरने के बावजूद हवलदार ईशर सिंह ने अपनी टोली को इकट्ठा किया और हर एक से पूछा कि क्या आप लड़ना चाहोगे या यू वुड लाइक टू रन अवे एंड फाइट अनदर डे। हर जवान ने जो वहाँ मौजूद था, उन सब ने कहा जी हम लड़ेंगे। ये सिखलाई, ये जज्बा, ये 21 जवानों को गुरु गोबिंद सिंह से मिलती है। 1 सिख सोल्जर अगेंस्ट 500 ट्राइब्समैन, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम कमाओ। सूरा वो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक, महानतम और विश्व के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 12 सितंबर 1897 को इस युद्ध में 21 सिख सिपाहियों ने अपनी शहादत दी। उनकी पराक्रम और उनकी वीरता को सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं सैन्य विशेषज्ञ कर्नल रणवीर सिंह सोढ़ी। कर्नल रणवीर सिंह सोढ़ी, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। Thank you very much, Colonel Khan Saab, for having invited me to express my views over this very historic and epoch-making battle of Saragarhi Fort. थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जानना चाहिए कि 12 सितंबर 1897, 12 सितंबर 1987 को क्या हुआ था। 1897 में सारागढ़ी फोर्ट के ऊपर ये 2 कबायली दस्ते, अफरीदी और ओरकज़ाई ट्राइब्समैन, अफगानिस्तान के पठान्स, इन्होंने सारागढ़ी फोर्ट के ऊपर घेराबंदी की और इनको सारागढ़ी फोर्ट को जो है चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। सुबह तकरीबन 9 बजे। सारागढ़ी की एग्जैक्ट लोकेशन या टोपोग्राफी के बारे में आप कुछ बता पाएं कि कहाँ पर है ये? सारागढ़ी जो है, ये सासुन रेंज जो है अफगानिस्तान की, उसके ऊपर एक चौकी है जो कि लॉकहार्ट फोर्ट दाहिनी तरफ, अगर हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो लॉकहार्ट फोर्ट दाहिनी तरफ, और गुलिस्तान फोर्ट जो है वो बाईं तरफ। गुलिस्तान फोर्ट तकरीबन सारागढ़ी फोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और लॉकहार्ट फोर्ट जो है ये तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये एक रिजलाइन के ऊपर हैं और वो आगे का एरिया डोमिनेट करते हैं। ये सारी पोस्ट जो हैं, ये ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान में फॉरवर्ड लुकिंग पोस्चर के दौरान इनको एस्टैब्लिश किया, क्योंकि जो कबायली दस्ते थे वो अक्सर जो ट्रेड रूट है उसके ऊपर छुप छुप कर अटैक करते थे, लूटते थे और कैजुअल्टीज करते थे अपने ब्रिटिशर्स के ऊपर।
तो ये जो है अफगानिस्तान का एरिया जो है वो अगर आप देखें तो ये रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बफर जोन के जैसे है। अब ये रशिया की एक पॉलिसी थी जिसमें वो सेंट्रल एशिया की तरफ अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रही थी, और ब्रिटिशर्स को ये खतरा था कि अगर ये इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान की तरफ आ गया और रशियन इन्फ्लुएंस ब्रिटिश इंडिया की तरफ बढ़ा हुआ आया, तो उस समय क्या होगा कि जो प्रगति ब्रिटेन कर रहा था अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, उसमें जो रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से ब्रिटिश जाते थे और वहां भी फैक्ट्रियां चल रही थी, इस रॉ मटेरियल से और लेबर से उसको बहुत भारी खतरा हो सकता था। उनको ऐसे एज्यूम कर लिया कि अगर उनका रशियन का ज़्यादा इंडिया की तरफ अगर आते हैं, तब तो यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था। यस, आप उस टाइम पे 19 सेंचुरी के अंदर जो है वो उस टाइम पर तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, अब जिसमें कि बलूचिस्तान भी अलग था, अफगानिस्तान भी अलग था, और बाकी का एरिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी की तरह ब्रिटिश एम्पायर जो है पूरे हिंदुस्तान पे उस पर रूल करता था, जिसको हम अनडिवाइडेड इंडिया बोलते हैं उस समय। यस, यू कैन कॉल दैट एन अनडिवाइडेड इंडिया। तो सर, उसको आगे रखने से क्या मतलब था? क्या वहाँ सैनिकों की कुछ तैनाती थी उन फोर्ट्स के ऊपर जो बताया आपने, या गुलिस्तान फोर्ट, सारागढ़ी फोर्ट, और जो तीसरा बताया था लॉकहार्ट फोर्ट? यस, इसमें जो है 36 सिख की एक पूरी बटालियन जिसमें 5 कंपनियां थी, इनको फॉरवर्ड पोस्चर या फॉरवर्ड डिफेंसिव पोजीशंस लेने के लिए तैनात कर दिया गया था। तीनों फोर्ट में और भी कई लोकेशंस थी, गुलिस्तान, लॉकहार्ट, सारागढ़ी के अलावा और भी कई जगह थी, ताकि ये फॉरवर्ड पोस्चर जो है वो कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर रशिया के साथ लगता है वहां पर। बट ये जो है 3 जो आप फोर्ट्स बता रहे हैं वो जो हैं सासन रेंज के ऊपर अफगानिस्तान में थी, जैसे मैंने बताया लॉकहार्ट, सारागढ़ी और गुलिस्तान। बेसिकली जो सारागढ़ी की लड़ाई है वो इन तीनों ये जो फोर्ट्स हैं यही अहम है उस लड़ाई के अंदर। सारागढ़ी की लड़ाई जो बोलते हैं, लेकिन 2 फोर्ट्स का तो बैटल में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। नहीं, पार्टिसिपेशन हम ऐसे नहीं कह सकते कि पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड थे। तीनों फोर्ट्स जो हैं गुलिस्तान, लॉकहार्ट और सारागढ़ी, बेसिकली क्या था कि जो गुलिस्तान फोर्ट और लॉकहार्ट था उसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी थी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था, और जो मैसेजेस एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक जाने हैं, या अगर कोई रीइंफोर्समेंट्स आनी है, या कोई दुश्मन के बारे में बताना है, ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन जो हैं एक दूसरे को पास नहीं हो पा रही थी, दूरी की वजह से और टेरेन की वजह से। तो आप जैसे मालूम है कि कोई भी अगर मोर्स या और कोई सिस्टम से आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो उस वक्त आपको 2-3 तरीके होते थे, या तो एक रनर भगाया जाता था, वो भागकर एक मैसेज लेकर के दूसरे फोर्ट तक जाता था। लेकिन इन तीनों फोर्ट्स के अंदर की जो जमीनी हालात थी
वो इन चीज़ों को परमिट नहीं करती थी, ऐसे कम्युनिकेशन को। बहुत ही मुश्किल टेरेन थी वो, कहीं झाड़ियाँ, कहीं रवीन्स, कहीं गॉर्जेस, चट्टाने। उसकी वजह से ये जो कम्युनिकेशन जो है इतना अच्छा इनके बीच में नहीं हो पा रहा था। तो या तो रनर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, या कोई मॉर्स सिस्टम होता है उसके थ्रू होता था। बट मॉर्स सिस्टम को भी आप जो है लाइन ऑफ साइट तो उसको चाहिए, तो लाइन ऑफ साइट जो कम्युनिकेशन वाज नॉट पॉसिबल। इसलिए सारागढ़ी फोर्ट जो है इसको एक कम्युनिकेशन सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया। ओके, दिस वाज एक्चुअली प्रोटेक्टेड फोर्ट नहीं था, जैसे कम्युनिकेशन के तौर पे था, इसलिए यहाँ के सैनिकों की संख्या कम थी। यस, ये देखिए कि क्योंकि कम्युनिकेशन, ये दोनों फोर्ट जो थे गुलिस्तान और लॉकहार्ट जो हैं, ये मेन फोर्ट थे, इन पे तादाद ज्यादा थी। ओके। सारागढ़ी फोर्ट को की अहमियत इसलिए है कि एक तो उसमें सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत थी, रॉकी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। ये एक ब्लॉक हाउस की तरह था जिसके अंदर एक रैम्पार्ट्स थे जहां से फायरिंग की जा सकती थी। लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ी कि क्योंकि गुलिस्तान और लॉकहार्ट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो अंग्रेजों ने जो है हीलियोग्राफ सिस्टम इस्टेब्लिश किया। हेलियोग्राफ क्या होता है? हीलियोग्राफ जो है वो जो है सूरज की किरणों को शीशे के ऊपर आकर्षित करके फिर वो किरणें जो हैं जहां पर आपने कम्युनिकेशन करना है या मैसेज भेजना है उसकी तरफ वो रेस जाती हैं, और वहां पर सारागढ़ी फोर्ट से जो कम्युनिकेशन भेजना था वो मॉर्स मॉर्स जो एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, डा डा डिड डिड डा डा डिड डिड, उसके हिसाब से उसी तरीके से जो पहले टेलीग्राफ जैसे जाता हाँ बस वो सेम थिंग वहां पे जो है उसी तरीके से ये मॉस सिस्टम के साथ उसी तरीके से किरणें जाती थी, बंद होती जाती थी, बंद होती थी, जिससे कि जो हम यहाँ से सारागढ़ी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो दूसरी तरफ का ऑपरेटर जो है उसको देख करके समझ लेता था और एक मैसेज बना लेता था। तो ये रियल टाइम मैसेजिंग जो है वो सारागढ़ी से गुलिस्तान और सारागढ़ी से लोकहार्ट फोर्ट में पहुंचाया जाता था। ये जो मिरर सिस्टम है, हीलियोग्राफ है, वो भी जो है लाइन ऑफ साइट सिस्टम पर काम करता है। किरणें आती हैं, किरणें डाइवर्ट की जाती हैं, वहां का ऑपरेटर जो है उसको रिसीव करता है। अगर बीच में कोई रुकावट है तो रुकावट वो आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। अगर आप अंधेरा है करेक्ट, तो अंधेरे के टाइम में आप मैसेजिंग नहीं कर पाएंगे, दिनी के टाइम पे होगा। मौसम खराब है तब ये कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो मिरर सिस्टम है इसको एक ऊंचाई पे रखा जाता था। हीलियोग्राफ जो है उसको उठा करके उसकी हाइट इंक्रीज की जाती थी ताकि दोनों तरफ के ऑपरेटर जो हैं उन तक ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हो पाए। तो ये हीलियोग्राफ सिस्टम था जो कि सारागढ़ी एयरपोर्ट फोर्ट पर बनाया गया था। कर्नल सोडी सर, 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी फोर्ट पर अटैक हुई। ऐसे क्या क्या इवेंट थे जिसकी वजह से सारागढ़ी फोर्ट के ऊपर अटैक करने को चुना, और क्या क्या हुआ था वो आप बता पाए? थोड़ा बहुत तो मैं कर्नल साहब ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अबाउट द रशियन इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ा रहा था और ब्रिटिशर्स को ये खतरा था कि उनका जो ट्रेड रूट है वो इफेक्टेड हो जाएगा, और अगर रशियन इन्फ्लुएंस
ब्रिटिश इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ आया तो उनको वो भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके मद्देनजर उन्होंने जो वहां के रूलर थे अफगानिस्तान के, दोस्त मोहम्मद, उनके साथ समझौता करने की कोशिश करी, लेकिन दोस्त मोहम्मद जो हैं वो, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रशिया का था। उनका झुकाव ज्यादा रशिया की तरफ था, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए पसंद नहीं था, उनको उनके हित में नहीं था। उन्होंने फिर कोशिश करी उससे दोस्ती करने के लिए, बट जब वो नहीं माना तब उन्होंने उस रूलर को जो है हटा दिया, सिविल स्ट्राइक करके दोस्त मोहम्मद को रिप्लेस कर दिया और अपनी पॉपेट गवर्नमेंट जो है वहां पे एस्टैब्लिश कर दी। लेकिन खलबली चलती रही और दोस्त मोहम्मद फिर दोबारा जो हैं अपनी गद्दी पर लौट आए। उस वक़्त उन्होंने, दोस्त मोहम्मद ने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता करने की कोशिश करी, अलायंस। बट ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी रहती थी कि मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे, दूर से हेल्प जरूर करेंगे। दोस्त मोहम्मद ने फिर ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता किया, जिसके मद्देनजर उन्होंने एक ड्यूरेंट लाइन एस्टैब्लिश करी, जिसके उत्तर में इन्फ्लुएंस दोस्त मोहम्मद की गवर्नमेंट का होगा और उसके दक्षिण में जो है इन्फ्लुएंस या रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। ये ड्यूरेंट लाइन जो था वो अफगानियों को, जो लोकल ट्राइब्समैन थे, उनको ये चीज हजम नहीं हुई। उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि बाहर से कोई आकर के उनकी इलाके को कब्जे में लाए या उसका राज्य हो उसके ऊपर। इसमें दो ट्राइब्समैन हैं वहां पर, एक अफरीदी और एक ओकरजाई। पहले ये आपस में इनका विवाद रहता था, बट क्योंकि मुद्दा एक बन गया तो इन लोगों में समझौता हो गया। इन्होंने छुटपुट हमले गुलिस्तान और लौकाट पे किए, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों फोर्ट्स के बीच में जो भी हो रहा था, मैसेज इधर से उधर, या अगर रेनफोर्समेंट यहाँ से वहाँ भेजनी है, एम्यूनिशन इधर से उधर भेजना है, उस सब की इंफॉर्मेशन या मैसेजिंग सारागढ़ी से हो जाती थी। तो इनके जितने भी हमले हुए वो सब नाकाम हो गए। अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम सब मिलकर ये जो कम्युनिकेशन सेंटर है, जिसकी वजह से उनके अटैक्स वगैरह जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं, पहले इसी को बर्बाद कर दिया जाए। इसको उन्होंने 12 सितंबर 1897 को उन्होंने इसको अटैक करने का प्लान बनाया। सारागढ़ी फोर्ट में उस वक़्त 21 जवान थे, जिनका के लीडर था हवलदार ईश्वर सिंह। उसके नीचे 20 और जवान थे, जिनमें से एक आदमी जो है वो तो सिर्फ हेलियोग्राफ पर रहता था, गुरमुख सिंह। बाकी उस पोस्ट के ऊपर, सारागढ़ी फोर्ट के ऊपर 21 टोटल सिख जवान थे, जो कि 36 सिख से बिलोंग करते थे।
सुबह 9 बजे के वक्त करीब 10 से 12,000 ट्राइब्समैन उन्होंने सारागढ़ी फोर्ट पर घेराबंदी कर दी और ये रिपोर्ट हवलदार ईश्वर सिंह ने गुरमुख सिंह के थ्रू लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन जो कि बटालियन कमांडर थे उन तक पहुंचाई और उन्हों से आदेश आया कि आप अपने पोस्ट पर कायम रहें और लड़ें। चारों तरफ घिरने के बावजूद हवलदार ईश्वर सिंह ने अपनी टोली को इकट्ठा किया और हर एक से पूछा कि क्या आप लड़ना चाहोगे या यू वुड लाइक टू रन अवे एंड फाइट अनदर डे। हर जवान ने जो वहां मौजूद था उन सब ने कहा जी हम लड़ेंगे। ये सिखलाई, ये जज्बा, ये हिम्मत, ये डायरेक्शन, ये 21 जवानों को गुरु गोबिंद सिंह से मिलती है। ये सब सिख सोल्जर्स जो हैं गुरु गोबिंद सिंह को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, उनकी सिखलाई पर वो अमल करते हैं। उनकी सिखलाई है पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत, यानी कि आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन आपका अपना पोस्ट, आपकी जमीन, आपका गांव, आपका देश वो बहुत जरूरी है। आपने उसको कायम रखना है, उसके लिए आपने लड़ना है, भले आपके टुकड़े टुकड़े हो जाए। अब इतने सारे लोग थे, इतने सारे ट्राइब्समैन थे, 10,000 से 12,000। फिर गुरु गोबिंद सिंह की सिखलाई काम में आई। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कमाऊं। तो ये सब ट्रेनिंग जो है इन सिख ट्रूप्स के अंदर है, तभी वो एक करेजियस मार्शल रेस कहलाते हैं। इस चीज को ये जो है उनके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर था। कर्नल सोडी सर, आपने अभी बताया कि 10 से 12,000 अफगानी ट्राइब्स आए थे हमला करने के लिए, वो भी एक मार्शल कास्ट है। तो क्या ये ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं बताया जा रहा कि 10-12,000 ये 21 सैनिक, पता तो उनको भी होगा यहाँ सैनिक कम है, इतना बड़ा नंबर आप कैसे पहुंचे? कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती आपको? पहले तो कर्नल खान मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्राइब्समैन हैं ये भी बहुत अच्छे लड़ने वाले, बहुत वीर लोग, इनकी भी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिहाज से। इनमें काफ़ी टैक्टिक्स ये अपनाते हैं और जगह का, ज़मीन का इनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, टेरेन नॉलेज बहुत अच्छी है और ज़मीन का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आता है। लेकिन आपका ध्यान मैं ले जाना चाहता हूँ सारागढ़ी फोर्ट के। ये एक रॉकी चट्टान के ऊपर ये हाउस बना हुआ था जिसमें रैम्पार्ट से रहने की जगह थी, पानी के लिए जगह थी, राशन के लिए स्टोर थे और चारों तरफ का एरिया इलाका जो है वो बहुत ही कठिन। वो कहते हैं माउंटेन्स ईट सोल्जर्स।
अगर वहां पर आपको, अगर एक जगह में प्लेन्स में अगर आपको एक बटालियन की जरूरत है, उतने फ्रंटेज में आपको कम से कम एक ब्रिगेड की जरूरत होगी। सिमिलरली जब आप अपहिल अटैक कर रहे हैं, उस वक्त आपकी सुपीरियोरिटी बहुत अधिक ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा कारण यह है कि पिछले तजुर्बे के मुताबिक इन्होंने पूरे के पूरे सारागढ़ी फोर्ट को 360 डिग्री से इन्होंने घेराबंदी करी, ताकि कहीं से कोई रीइंफोर्समेंट, रिप्लेनिशमेंट इन तक टाइमली ना पहुंचे, ताकि इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी में और एनहेंसमेंट ना हो जाए। तो ये फिगर तो इतिहास में कई जगह पर इसका डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। तो हम इस वक्त तो हम इसको कंटेस्ट नहीं कर पा सकते, क्योंकि ये एक एस्टैब्लिश्ड फिगर है जो कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में, उसमें आपको पता लगेगा कि ये हर जगह जो है 10,000 से 12,000। एग्जैजरेशन हो सकती है, बट 5, 10, 15, 20%, नॉट मोर देन दैट। तो कहने का मतलब यह है कि काफी तादाद में ये टोली जो है 21 लोगों की, उनसे वो आउट नंबर्ड थी, थोड़ा बहुत नहीं, एटलीस्ट 1:500 की रेशियो में ये आउट नंबर्ड थे। बिल्कुल, मतलब एक सैनिक, हम वो एक सिख सैनिक, उसके बदले में 500 दुश्मन सैनिक, ये मुकाबला का वो बिल्कुल यही रेशियो है, 1:500। 1 सिख सोल्जर अगेंस्ट 500 ट्राइब्समैन। कर्नल सोडी सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो आउट नंबर्ड थे, 21 सैनिक और 10,000 अफगानी सैनिक, ये कहाँ की समझदारी है कि उनको फाइट करना? वो वापिस जाके दोबारा भी अपने फाइट कर सकते थे। कहाँ की समझदारी है कि 21 सैनिकों ने 10,000 अफगानी ट्राइब्स के खिलाफ लड़ने का फैसला किया? कल खान, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और सिख कल्चर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा इसके बारे में। जी। फिर ये आंसर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये हुआ। 1857 की जो म्यूटनी थी, उसके अंदर सब कंट्रीमेन एक्सेप्ट द सिख ट्रूप्स, they did not take part in this mutiny. They took all steps to ensure the safety and safeguard of the British officers and their families. As a result of this, the Britishers developed great amount of confidence in the valor, in the loyalty as far as the Sikh troops are concerned. सिख जो हैं अपनी प्रेरणा गुरु गोबिंद सिंह जी से लेते हैं। मार्शल आर्ट और मार्शल रेस जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाई है, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इनको मार्शल रेस बनाया है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह नाम कमाओ। सूरा वो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत।
मतलब a man, a brave man is that one, that person will be recognized as a brave person who will fight to the last, whether he is torn to pieces, whether he'll die, he will give the supreme sacrifice, but he will not leave his post. This analogy, I'm sure if you take your mind back to the fight in Salagadi Fort on 12th of September 1897, जी the same analogy holds good. The entire forward posture that the Britishers adopted in Afghanistan, Northwest Frontier Province, and Baluchistan was only comprising of Sikh troops because they have that much of confidence and feeling towards these troops that they will deliver at all costs. Now, I come back to the scene of battle. When the message through heliograph was sent to the CO, Lieutenant Colonel John Hoffman, his orders were fight. तो अच्छा उन्होंने फाइट करने के लिए बोला था, Yes. हीट करने को नहीं बोला था. They said fight. And they also said they made attempts to send reinforcements to Saragadi, but they all failed. ओके, यहाँ ये Yet- बात आती है कि ये सवाल सबके जहन में यही आता कि जब दोनों तरफ के फोर्ट में ट्रुप्स थे उन्हीं के, तो वो क्यों नहीं आ पाए. तो अभी आपने ऐसा बताया कि उन्होंने कोशिश की थी और वो नहीं आ पाए. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अटेम्प्ट्स वर मेड, कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि काबिलों की तादाद इतनी ज्यादा थी और चारों तरफ से घेराबंदी थी, कोई भी अटेम्प्ट जो है उनका रीइंफोर्समेंट, रिप्लेसमेंट, एम्यूनिशन रिप्लेनिशमेंट, वो सब नाकाम हो गए. अब आप कहते हैं कि जब इतनी तादाद थी, इनको मालूम था इनकी कुर्बानी होने वाली है, ये दे विल गिव द सुप्रीम सैक्रिफाइस. करेक्ट. Why did they use their common sense and surrender? Surrender is not in the culture and ethos of Sikh troops. And they displayed that valor at that point of time. This apart, the leadership quality of Havaldar Ishar Singh was of a very high order. Havaldar Ishar Singh was respected like a father, a fatherly figure. Each and every man under his command, he was only an NCO with 10 years of service. Yet, in spite of his less service and non-commissioned officer rank, he had that kind of respect amongst his men. He gathered them and he asked them, what do you want to do? You want to surrender? You want to run away? Or you want to fight? Each one of them said, we are going to fight. And as the events unfold subsequently, they made a very good show out of it. They fought like men. They fought like soldiers. They never ran away from their post. Running away from a post is the most ignominious act in military history. मैं इसी में बात करना चाहूँगा
कि जब हवलदार ईश्वर सिंह ने सब लोगों से बोला, वो जज्बा, सबका एक आवाज, एक ही सोच कैसे थी कि हम युद्ध लड़ेंगे, जाएंगे नहीं। सबके अंदर ये जज्बा, हवलदार ईश्वर सिंह की ये खुद के जो क्या कहते हैं लीडरशिप थी, या फिर लोक मन में गुरु गोविंद सिंह की जो बातें थी वो चीज थी। देखिए, लड़ाई के दौरान क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, वो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड होता है। करेक्ट। आप एक टाइम पर अगर सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे तब अच्छा रहेगा, दूसरे टाइम में आपके बाद में कोई एक जज्बा पैदा होता है जिसके अंदर कहते हैं नहीं, हम अपने फोर्ट को, अपनी अपनी यूनिट को हम बदनाम नहीं करेंगे। नाम, नमक, निशान, ये तीन चीजें होती हैं एक सिख फौजी के लिए जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। नाम, नमक, निशान, बहुत खूब। ये चीज हर सैनिक के दिल में होता है। एक चीज और, इनके पास गोलाबारी या म्यूनिशन था वो भी लिमिटेड था, क्योंकि कम्युनिकेशन पोस्ट थी, इनका गोलाबारी भी कम था। उसको कैसे मैनेज किया इन्होंने कि ये लंबा युद्ध खींचे? इसके अंदर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉफमैन, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। उनकी बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन ऑफ वॉर थी। उनका कहना था डू नॉट वेस्ट एमिनेशन। ओके। जिसको कन्वर्ट किया हवलदार ईश्वर सिंह ने। उसको मालूम था कि उसके पास लिमिटेड एमिनेशन है और 10,000 से 12,000 काबिले उनके चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो उन्होंने हुक्म दिया कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता हूं तब तक कोई फायरिंग नहीं करे। ट्राइब्समैन हैरान थे कि हम सारागढ़ी फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और उधर से कोई फायरिंग नहीं हो रही। इनके पास 303 राइफल्स थी जिनकी कारगर रेंज जो है 300 गज है। वो तो अच्छा था कि मौसम अच्छा था, विजिबिलिटी ठीक थी, टारगेट पहचान में आते थे। तो हुक्म था उसका कि जब तक दुश्मन 300 गज के अंदर नहीं आ जाता आप फायरिंग नहीं खोलोगे। और ये परफेक्ट फायर डिसिप्लिन का मिसाल है कि किसी ने पैनिक में आकर के या खौफ में आकर के कोई फायरिंग नहीं करी। आज भी वो असूल हमारी फौज में लागू है, एक गोली एक दुश्मन। ये वहीं से प्राप्त हुआ है कि अपना जो अम्युनिशन है उस पर कंट्रोल कैसे रखना है। बिल्कुल, ये तो एक सिखलाई है हमारे लिए। ये लड़ाई जो है हिंदुस्तान फौज के लिए ये सिखलाई बन के रह गई है। हमने बहुत सारे लेसन्स इस लड़ाई से सीखे हैं। इस वजह से जो है जो एमिनिशन जो है वो बिल्कुल ही किफायती तरीके से इस्तेमाल किया गया, फायर किया गया है। कारगर रेंज में आने के बाद जो है इस पे फायरिंग शुरू की गई है। कंजर्वेशन ऑफ एमिनिशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। दैट इज हाउ यू आर एबल टू fight for 8 hours. The tribesmen thought that we will capture Fort Saragadi in a few minutes. It took them 8 hours.
of very gruesome hand-to-hand battle. सर 300 गज पे जो फायर करके उनको रोक रहे थे, फिर ये हैंड टू हैंड ग्रूसम बैटल तक कैसे आया? आपस की गुत्थम गुत्था की लड़ाई कैसे हुई? देखिए, जब लड़ाई के मैदान में फायरिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि आप हर टारगेट को हिट कर पाएंगे, कोई ना कोई तो बच के निकलेगा। तो वही हुआ, जितनों को गोली लग सकती तो वो तो जख्मी होके घायल होके गिर पड़े, बट बाकी तो पीछे से वेव्स आ रही थी। एक टुकड़ी का अगर डाउन होगी तो दूसरी टुकड़ी तैयार होती थी ऊपर आने के लिए। तो ऐसे करके वेव्स के साथ अटैक्स चल रहे थे। अब दुश्मन नजदीक से नजदीक आता गया और कैजुअलिटी सिर्फ दुश्मन पे नहीं हो रही थी, कैजुअलिटीज इन 21 सिख जवानों पे भी थी। तो आस्ते आस्ते जख्मी और बलिदान देने वाले सिख भी कम होते गए, फाइटिंग कैपेबिलिटीज उतनी कम होती गईं, दुश्मन तादाद में था, जो घायल मृत थे उनको छोड़ करके दूसरे फ्रेश ट्रूप्स आगे आते गए और किले के पास तक पहुंच गए। हालात ये हो गई कि 3 या 4 जवान ही बच पाए थे। पूरा किला जो है वो रॉक से बना हुआ था, पत्थर से बना हुआ था, लेकिन जो मेन गेट था वो लकड़ी का था। वो लकड़ी का गेट जो है, उनमें फिर इन्होंने, कबायलियों ने तेल वेल डाल करके उसे जलाया और उससे जो है आग लगी और धुआं उठा। तो हीलियोग्राफ ने भी काम करना बंद कर दिया, जो गुरमुख चला के। हाँ, क्योंकि सब अंधेर धुआं हो गया चारों तरफ। और काबियों ने जो है झाड़ियां जलानी शुरू कर दी ताकि जो मैसेजिंग हो रही है वो भी बंद हो जाए और विजिबिलिटी भी कम हो जाए। एम्ड फायरिंग भी खत्म कर दिया इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि क्लोज इन बैटल जो है वो शुरू हो गई, क्लोज इन कॉम्बैट। जो थोड़े बहुत बचे थे उनके साथ। तो उस टाइम पर ईश्वर सिंह ने खुद जाकर के गेट के ऊपर जाकर के फायरिंग की। इन्होंने जब गोलियां खत्म हो गई, गोलियां इनकी खत्म हो गई, तो इन्होंने बेनेट्स लगा लिए। बेनेट्स के साथ घोप निकाल करते हुए गुरमुख सिंह, जो कि हीलियोग्राफ ऑपरेटर था, उसने परमिशन ली कि अभी तो हम बर्बाद हो गए हैं, अब मैं अकेला बचा हूं, मुझे परमिशन दी जाए कि मैं भी लड़ाई लड़ूं। जो इतिहास में लिखा है वो ये है कि गुरमुख सिंह ने भी उस वक़्त के बाद 40 से 50 काबिलियों को ख़त्म किया। और करते कराते सब जो है उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। लेकिन सारागढ़ी फोर्ट was ultimately captured by the tribesmen. सर, हवलदार ईश्वर सिंह ने दूसरे लोगों के साथ एक सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। आप उसकी लीडरशिप में क्या खास बात देखते हैं? हवलदार ईश्वर सिंह जो है एक नॉन कमीशन ऑफिसर था। पहली बात तो उसकी फिजिकल पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी। उसका पगड़ी का पहनना, बड़ी पगड़ी पहनता था, अच्छे मुस्टैचेस थी, फिजिकल पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। दूसरा, कि जितने जवान थे उसके अंडर, उनको उनका पूरा का पूरा भरोसा ईश्वर सिंह के ऊपर था। उनको ये मालूम था कि ईश्वर सिंह जो है वो हमारे लिए भला ही चाहेगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा, हमारा ये लीडर है। उसको लीडर मान चुके थे।
लिखा हुआ है कि ईश्वर सिंह सारागढ़ी फोर्ट के अलावा भी उसने कई ऑपरेशंस किए हैं अपने जवानों के साथ। तो उसकी लीडरशिप जो है वेल एस्टैब्लिश्ड थी। उसमें एक खासियत थी, टू मोटिवेट हिज मेन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम इन द राइट मैनर। हर आदमी उसको, जैसे मैंने बताया, कि उसको एक फादरली फिगर समझता था। जो ये कहेंगे वो उनके हित में ही होगा, और जो आदेश देंगे, उनकी जो फायर डिसिप्लिन जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और जो उस वक़्त कारगिल रेंज में आके जो उन्होंने कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट करी, उससे जवानों का जज्बा और बढ़ जाता है कि देखो हमारा लीडरशिप कितनी अच्छी है। तो मोटिवेशन जो है ड्यूरिंग अ बैटलफील्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड द बिहेवियर of men under command is very directly in proportion to the leadership which is manifested in the battlefield. तो क्या मैं मान सकता हूं कि तब का हवलदार ईश्वर सिंह और आज की इस आधुनिक युग की जो हमारी सेना है, इसमें जो कोई हवलदार है उसी के रैंक का, उस पर भी उतना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये तो मैं आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये एक वेरी कंपैरेटिव क्वेश्चन है आपका। उस युग में उस एनवायरनमेंट का आज के जनरल एनवायरनमेंट के साथ में तुलना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। अब आप देखिए कि एक वो एनसीओ था जिसको कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था, वो उसके ऊपर, उसके हाथ में इन 21 जवानों की जिंदगी निर्भर थी। वो जानता था कि ये मेरे जवान जो हैं ये सब मेरे वफादार हैं, मेरा कहना मानेंगे, और उनकी ट्रेनिंग वैसे दी गई हुई थी। हमारा जो एनसीओ है वो आज की तारीख में अच्छा पढ़ा लिखा है, और उसके ऊपर जिम्मेवारियां आहिस्ते आहिस्ते हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी फौज के अंदर डाल रहे हैं। एनसीओस के ऊपर जिम्मेवारियां, जेसीओस के ऊपर जिम्मेवारियां, वो आस्ते आस्ते हम डाल रहे हैं। जैसा जो खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो खुदा ने जो है हवलदार ईश्वर सिंह को नज़ाकत दी, तो ऐसा ही इंसान तो सब एक होता है, लेकिन हर परिस्थिति में कैपेबिलिटी, रिएक्शंस, वो हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। ट्रू। बट मैं ये मानता हूं कि अगर इंडिपेंडेंट चार्ज दी जाए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एबिलिटी दी जाए, तो हमारे एनसीओ जो हैं आज के ज़माने में अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, और किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए वो पूरी तरह सक्षम है। 21 सिख सैनिकों की शहादत सारागढ़ी फोर्ट के ऊपर, इसने बाकी ट्रुप्स के ऊपर क्या असर डाला? ये जो शहादत इन 21 सिखों ने दी है, इसका पूरी मिलिट्री हिस्ट्री पर असर पड़ा है। इट इज नोन एज द लास्ट ग्रेट स्टैंड। इससे अच्छा कोई स्टैंड मिलिट्री हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं है। जिसको मैं अगर हिंदी में बोलूं, लास्ट स्टैंड को अंतिम सांस, अंतिम गोली। यस, आप सही कह रहे हैं कि दिस वॉज द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड इन मिलिट्री हिस्ट्री। इसके मुकाबले का कोई लास्ट स्टैंड नहीं रहा, कोई मिसाल ही नहीं है।
कि 21 लोगों ने इतने बड़े काफिले के ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी करी। लास्ट मैन लास्ट राउंड, जो हमारा एक स्लोगन है, जिसको हम अपने जवानों को सबको सिखाते हैं अपनी ट्रेनिंग में, कि लास्ट मैन लास्ट राउंड हर पोस्ट पर। मेजर शैतान सिंह का क्या हुआ? उनकी भी तो एक ये मिसाल है कि आखिरी दम तक, आखिरी फौजी की तक वो लड़े और अपने पोस्ट को नहीं छोड़ा। यही एक जो है लास्ट ग्रेट स्टैंड जो है, इसको उपाधि दी गई है। और यूनेस्को ने इस लड़ाई को सबसे 8 उत्तम लड़ाइयों में जगह दी है। ये तो बहुत काबिल तारीफ है कि विश्व की पहली 8 लड़ाइयों में इस युद्ध को शामिल किया गया है। सर, जो आप सिख की जो वीरता की बातें हमने बहुत सुनी है, ये सिर्फ वीरता की ही बात है या इसमें सेना के दूसरे गुण आते हैं, जैसे कि कर्तव्य, ड्यूटी जिसको बोलते हैं, या फिर डिसिप्लिन? देखिए, आप तो फौजी रह चुके हैं, आपको तो ये मालूम है कि एक जवान, एक प्लेटून, एक कंपनी, एक बटालियन अपने रेजिमेंट या बटालियन की नाम के लिए लड़ती है। नाम, नमक और निशान। डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत ही स्टर्लिंग क्वालिटी है जो कि एक फौजी के अंदर होनी चाहिए। अगर डिसिप्लिन है तो सब चीजें अपनी जगह पर ठीक सेटल हो जाती हैं। इनडिसिप्लिन के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर एक जवान लड़ाई में जाता है, उसको मालूम है कि सामने से गोली आ रही है और उसकी मौत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो जाता है। क्यों? कि उसके लीडर ने उसको हुक्म दिया है। वो डिसिप्लिन के साथ अपने लीडर पे विश्वास करता हुआ, लीडर का हुक्म मानता हुआ वो आगे बढ़ता है। लीडर उसको ठीक तरीके से मनूवर करता हुआ, ग्राउंड टैक्टिक्स, ग्राउंड का इस्तेमाल करता हुआ, अपनी वीरता का मिसाल देता हुआ, पर्सनल एग्जाम्पल देता हुआ, वो जवान को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने को कहते हैं, और जवान बढ़ते हैं। क्यों? कि उनमें अनुशासन है। तो अनुशासन जो है वो एक फौजी की जिंदगी में एक कांस्टेंट फैक्टर है। अनुशासन के बगैर फिर फौज नहीं रहेगी, फौज फिर मौज हो जाएगी। करेक्ट। 21 सैनिकों की शहादत ब्रिटिश एम्पायर ने किस नजरिए से देखा? ब्रिटिश एम्पायर आज तक उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को मानता है। उसकी प्रशंसा हर फोरम में अभी तक होती रही है और होती रहेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब ये चर्चा उठा सारागढ़ी लड़ाई का, तो पूरी पार्लियामेंट खड़े होकर के उन्होंने इनको ऑनर किया। 21 जवानों को, उनको IOM से नवाजा गया, जो कि उस टाइम पर हिंदुस्तान की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में
सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था, IOM ग्रेड क्लास 3, उससे उनको नवाजा गया। इनका नाम मेमोरियल्स के अंदर दर्शाया गया। हवलदार ईशर सिंह की एक स्टैचू जो है वो इंग्लैंड में गुरुद्वारा नानक साहिब के सामने 10 फुट ऊंची ये एक स्टैचू जो है वो वहाँ लगाई गई है, जिसका के कंट्रीब्यूशन 100,000 पाउंड्स वो वहाँ की सिख कम्युनिटी ने किया है, बट परमिशन और हेल्प पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको दे रही है और देती रहेगी। कि इंडिया में भी ऐसे कुछ इनके मेमोरियल्स बनाए गए हैं फिर? इनके रिकग्निशन में, इनके बलिदान के रिकग्निशन में 2 जगह पर ब्रिटिशर्स ने गुरुद्वारे बनाए, एक अमृतसर में और एक फिरोजपुर में। सारागढ़ी गुरुद्वारा जो है गोल्डन टेम्पल से थोड़ा पहले ही बनाया हुआ है, आज भी मौजूद है। उसमें पूरी तरीके से सेवा होती है, उसके फंड्स भी आते हैं। और फिरोजपुर में भी एक स्थान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, तो इन देयर रिकग्निशन ऑफ देयर वैलर एंड देयर सेक्रीफाइस एंड देयर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ड्यूटी। सर, आपने बताया कि इन सिखों की शहादत की याद में फिरोजपुर और अमृतसर में गुरुद्वारे बनाए गए हैं, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि स्कूलों में भी ये चीज़ें, इस युद्ध के बारे में बताया जाता है या पढ़ाया जाता है। वेल, आपका कहना सही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा पंजाब में उठाया गया था और सरदार प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट के टाइम पर ये बैटल ऑफ सारागढ़ी अभी स्कूल्स में पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है। ये उनके चैप्टर्स में, उनके करिकुलम में, सिलेबस में इंक्लूडेड है। बट मेरा नहीं ख्याल कि एनसीईआरटी सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं, मेरे को इसके बारे में पूरे यकीन से मालूम नहीं है। बट आई थिंक ये होना चाहिए। जब वर्ल्ड ओवर इसको इतनी रिकग्निशन मिली है तो हमारे बच्चे जो हैं, स्पेशली फॉर्मेटिव एज में, उनको इस वीर गाथा के बारे में जरूर पता होना चाहिए और उनको इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनमें बहुत अच्छी स्टर्लिंग क्वालिटीज जो है इससे प्राप्त होंगी और उनकी एजुकेशन के अंदर ये जो है इम्प्रूवमेंट करेगी। बहुत बेहतरीन बात कही है कि ये होना चाहिए किताबों के अंदर, बच्चे फॉर्मेटिव एज में सीखें। लेकिन आज देखने मिल रहा है कि किताबों के बजाय, अभी एक बॉलीवुड मूवी आई थी केसरी, उसमें इसको बारे में काफ़ी अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया था, तो लोगों को तब पता लगा था कि ऐसी भी कोई कहानी है, जो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। क्या आप सहमत हैं कि ऐसे पिक्चर्स आती रहनी चाहिए सिनेमा, जिसके जरिए पता लगे? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। फिल्म इंडस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे यूथ को एजुकेट करे। एंटरटेनमेंट इज वन पार्ट, एजुकेशन इज द अदर पार्ट। दैट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी of the Bollywood. They are making very good strides in this direction. I'm very happy to see that. And this picture that came up, Kesari, the hero was, I think, Akshay Kumar. I think it was a very well filmized picture, movie, and the acceptability
of the viewership was very high. It is based on basic facts, and filmization was of a very high order. Photography was excellent and very well accepted by the audience. चलते 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 36 सिख के बारे में जानना चाहूंगा, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करती है? Well, Karan Khan, 36 Sikh has now been converted into 4 Sikh. It's a very, very decorated battalion. I would like to make a comparison that a IOM, which was given to these 21 Sikhs, was at that time equivalent to the Victoria Cross. And if we compare with our honors and awards, it is comparable with Paramveer Chakra. So this 4 Sikh, which is there presently, a very, very coveted, a very, very honored, a very, very decorated battalion, is living up to that culture and ethos manifested by 36 Sikh. Today also, 4 Sikh celebrates the Saragadi Day on 12th September every year with great pomp and show, and remembers the supreme sacrifice that these 21 Sikh soldiers gave and the kind of name and honor that these Sikhs have brought to this Paltan. कर्नल सोडी सर, आखिरी सवाल, इस पूरी सारागढ़ी की युद्ध का जिसका निरीक्षण आपने किया, बहुत बारीकी से समझाया, इस पूरे सारागढ़ी के युद्ध में आपका कोई जो इम्पोर्टेंट पहलू जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपके दिल को छुआ हो? मैं ज़रूर बताऊंगा, बशर्ते कि आप मेरे को ये यकीन दिलाएं कि ये आपका आखिरी सवाल है। देह शिवावर मोय है, शुभ कर्मन ते कब हूँ न टरों अरस्यों जब जाए लड़ों, निश्चय कर अपनी जीत करूं। देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, देह शिवावर मोहे, बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। निश्चय कर अपनी जीत करूं, that is the biggest lesson that I learned from this battle of Saragadi. देह शिवा वर मोए, शुभ कर्मन से कबू न डरूं, जो शुभ काम करना है उससे मैं पीछे ना हटूं। यही उन 21 सिखों ने किया इस सारागढ़ी की लड़ाई के दौरान। तो दोस्तों, ये थी एक वीर गाथा जिसमें 21 सैनिकों की शहादत ने न सिर्फ भारतीय पराक्रम को अमर किया, बल्कि सिख धर्म को जो लेसन्स थे वो आम लोगों तक पहुंचाए। और सबसे अच्छी बात कि आज के आधुनिक युग की जो सेना है उससे लेसन लेकर के बहुत सारी चीजें अपनाई हुई है। कर्नल सोडी सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत रोचक बातचीत रही और काफी अच्छे आपने निर्देशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। Thank you very much, team Half Wall. You have taken the pains to set up this podcast, and probably, and I'm sure your viewership will really benefit from whatever
we have described about the Battle of Saragadi Fort. Jai Hind.